वो क्या भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। वो जगह जहां अंग्रेजी सीखना होता है मजेदार और आसान। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो कैब हुई अब और आसान। हाँ जी। तो आज हम करने वाले हैं कुछ खास। मतलब रोज की तरह हम सीखेंगे नए अंग्रेजी शब्द। हाँ बिल्कुल, 10 नए शब्द होंगे आज पिटारे में। हम उनका मतलब समझेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। और उनकी सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द भी देखेंगे। और हाँ, उदाहरण वाक्य भी होंगे ताकि समझ में आए कि इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आखिर में एक कहानी भी है। हाँ, कहानी से ये सारे शब्द याद रखने में आसानी होगी। तो ये कोई लेक्चर नहीं है, बस हम और आप मिलकर बातें करेंगे और सीखेंगे। एकदम सही। तो इंतजार किस बात का, शुरू करें? बिल्कुल, पहला शब्द लाते हैं। लाइए। पहला शब्द है एक्सास्परेट। ओह, स्पेलिंग है EXASPERATE। एग्जास्परेट। सुनने में थोड़ा तेज लग रहा है। मतलब क्या है इसका? इसका हिंदी मतलब है किसी को बहुत ज्यादा चिढ़ाना, खिजाना, मतलब परेशान कर देना। अच्छा, जैसे कोई जानबूझकर तंग करे। हाँ बिल्कुल, जब कोई बार बार परेशान करके गुस्सा दिला दे। टू इरिटेट और अनॉय इंटेंसली, ये हुआ इसका इंग्लिश मीनिंग। टू इरिटेट इंटेंसली मतलब बहुत ज्यादा वाला इरिटेशन। समझ गई। और सिनोनिम्स? इसके सिनोनिम्स होंगे एनॉय, एनॉय, इरिटेट, इरिटेट, एग्रीवेट एग्रीवेट और वेक्स, VEX, वेक्स। ये सब चिढ़ाने या परेशान करने के लिए ही हैं। ठीक है, वेक्स नया खम मेरे लिए। अच्छा, अब इसे वाक्य में कैसे यूज करेंगे? कोई एग्जाम्पल? हाँ, पहला एग्जाम्पल है His constant interruptions began to exasperate the teacher। अच्छा, मतलब उसकी लगातार टोका-टाकी से टीचर सच में चिढ़ने लगी, बहुत परेशान हो गई। हाँ ये तो क्लासरूम में होता ही होगा, बच्चे बहुत टोकते हैं। सही बात है। और दूसरा उदाहरण है स्लो इंटरनेट कैन exasperate even the calmest person। हाँ, ये तो बिल्कुल 100% सच है ना? धीमा इंटरनेट तो अच्छों को चिढ़ा देता है। सही कहा। चलिए, ये हुआ exasperate। हाँ। अब ऑलराइट, वी आर ऑन अ सेकंड वर्ड नाउ। दूसरा शब्द कौन सा है? दूसरा शब्द है infuriate, INFURIATE, infuriate। Infuriate। ये भी सुनने में exasperate जैसा ही है, गुस्सा दिलाने वाला, पर शायद ज्यादा। एकदम सही पकड़ा। ये चिढ़ने से भी एक स्टेप आगे है। Infuriate का मतलब है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, अच्छा। क्रोधित कर देना, गुस्से से भर देना, आग बबूला कर देना। ओहो, मतलब जब चिढ़ हद से ज्यादा बढ़ जाए। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री। मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा। एक्सट्रीमली एंग्री। ठीक है। और इसके सिनोनिम्स? सिनोनिम्स है enrage, एनरेज, anger मतलब गुस्सा दिलाना, एंगर, provoke उकसाना, प्रोवोक। और maddening, MADDENING मतलब पागल कर देने वाला गुस्सा। मैडनिंग। अच्छा, अब वाक्य देखते हैं। हाँ, पहला वाक्य। द अनफेयर डिसीजन infuriated द प्लेयर्स। हाँ, मतलब वो जो गलत फैसला था ना, उसने खिलाड़ियों को एकदम गुस्से से भर दिया। ये तो होता है खेलों में, रेफरी के फैसले पर। हाँ, और दूसरा वाक्य His rude remarks infuriated the audience। अच्छा, उसकी जो बदतमीजी भरी बातें थी, उनसे दर्शक बहुत ज्यादा मतलब क्रोधित हो गए। समझ गई। तो exasperate मतलब चिढ़ाना और infuriate मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना। बिल्कुल। चलिए अब कुछ अलग मिजाज का शब्द देखते हैं। हाँ, थोड़ा पॉजिटिव। Alright, we are on our third word now. तीसरा शब्द है enthrall। ENTHRALL, enthrall। Enthrall, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका हिंदी मतलब है किसी को मंत्र मुग्ध कर देना, मोह लेना, या आप कह सकते हैं किसी का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेना। वाह, जैसे कोई जादू कर दे। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो या कोई खूबसूरत नजारा। इंग्लिश मीनिंग है to captivate or hold someone's attention completely. टू कैप्टिवेट। अच्छा, ध्यान को पूरी तरह बांध लेना। सिनोनिम्स क्या होंगे? Synonyms है fascinate, फैसिनेट, captivate, कैप्टिवेट, bewitch, BEWITCH। bewitch जैसे जादू करना। हाँ, और चार्म मतलब मोहित करना, ये सारे शब्द इसी भाव के हैं। बढ़िया, अब उदाहरण देखते हैं। पहला, The magician enthralled the children with his tricks। हाँ, बच्चों को तो जादूगर बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल, मतलब जादूगर ने अपने करतबों से बच्चों को एकदम मोह लिया, वो बस देखते ही रह गए। सही है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा,
Her singing enthralled everyone in the hall. अच्छा, उसकी गायकी ने हॉल में बैठे हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सब बस खो गए थे उसकी आवाज में। क्या बात है, ये बहुत ही प्यारा शब्द है, ENTHRALL। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फोर्थ वर्ड नाउ। चौथा शब्द है erode, ERODE, erode। इरोड? हाँ, ये मैंने सुना है। सॉइल इरोजन होता है ना, मिट्टी का कटाव। बिल्कुल सही। इरोड का मतलब है क्षरण होना, मतलब किसी चीज का धीरे धीरे घिस जाना, कमजोर पड़ जाना या नष्ट हो जाना। अच्छा, जैसे पानी या हवा से मिट्टी कट जाती है या चट्टानें घिस जाती हैं। ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश मीनिंग है टू वेयर अवे और ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय, धीरे धीरे खत्म होना या नष्ट करना। वेयर अवे, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय। हाँ, ठीक है। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैं वेयर अवे, वेयर अवे। कोरोड, जैसे लोहे में जंग लगता है वो कोरोड होता है। अच्छा, कोरोड। डिमिनिश मतलब कम होना, डिमिनिश। और अंडरमाइन यानी धीरे धीरे किसी चीज को कमजोर करना। अंडरमाइन वाक्य में कैसे प्रयोग होगा? पहला उदाहरण तो वही मिट्टी वाला लेते हैं। कांस्टेंट रेन्स इरोडेड द रिवर बैंक्स। हाँ, लगातार बारिश ने नदी के किनारों को काट दिया, मिट्टी बहा दी। ठीक है। और दूसरा, क्या ये सिर्फ फिजिकल चीजों के लिए, जैसे मिट्टी, पत्थर? नहीं, यही तो खास बात है। इसका इस्तेमाल भावनाओं और दूसरी अमूर्त चीजों के लिए भी होता है। अच्छा, कैसे? जैसे दूसरा उदाहरण है, लाइज इरोड ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप। ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, मतलब झूठ किसी भी रिश्ता में भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर देता है, उसका क्षरण कर देता है। बिल्कुल सही। विश्वास तो धीरे धीरे ही कम होता है। इरोड बहुत अच्छा शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। पांचवा शब्द है एम्बेड, EMBED, एम्बेड। एम्बेड, इसका क्या मतलब है? एम्बेड का मतलब है किसी चीज को दूसरी चीज में मजबूती से जड़ देना, गाड़ देना या स्थिर कर देना। अच्छा, जैसे कोई पत्थर या नगीना जड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे अंगूठी में नगीना जड़ा होता है, उसे एम्बेड किया गया होता है। इंग्लिश मीनिंग है टू फिक्स फर्मली और डीपली इन समथिंग। टू फिक्स फर्मली, ठीक है, मजबूती से लगा देना। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैं इम्प्लांट, जैसे कोई चीज इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट। हाँ। इंसर्ट। डालना। इंसर्ट। फिक्स, स्थिर करना। फिक्स। और इनग्रेन, INGRAIN, इनग्रेन मतलब जैसे कोई आदत या विचार मन में गहरे बैठ जाएं। इनग्रेन, ये अच्छा है। उदाहरण देखते हैं। पहला तो सीधा सा है, अ जूल वॉज एम्बेडेड इन द क्राउन, ताज में एक रत्न जड़ा हुआ था। ठीक है। दूसरा, इनग्रेन जैसा कोई? हाँ, दूसरा मूल्यों और विचारों के लिए है। वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी शुड बी एम्बेडेड इन चिल्ड्रन फ्रॉम अ यंग एज। अच्छा। मतलब ईमानदारी जैसे मूल्य बचपन से ही बच्चों के मन में गहराई से बिठा देने चाहिए, जड़ देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये शब्द भी बहुत काम का है, एम्बेड। चलिए अगले पे। और एट वीर ऑन अ सिक्स्थ वर्ड नाउ। छठा शब्द है इनंसिएट, ENUNCIATE, इनंसिएट। इनंसिएट, ये प्रोनाउंस जैसा लग रहा है, बोलने से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। इनंसिएट का मतलब है शब्दों का एकदम साफ साफ उच्चारण करना। अच्छा। या फिर अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना, अभिव्यक्त करना। बोलते समय हर सिलेबल साफ सुनाई दे। समझ गए, जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं या भाषण देते हैं तब जरूरी होता है। इंग्लिश मीनिंग? इंग्लिश मीनिंग है टू प्रोनाउंस वर्ड्स क्लियरली और एक्सप्रेस क्लियरली। शब्दों को स्पष्ट बोलना या विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ठीक है। सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैं प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना, प्रोनाउंस। आर्टिकुलेट, ये भी स्पष्ट बोलने के लिए होता है। आर्टिकुलेट। एक्सप्रेस, व्यक्त करना। एक्सप्रेस। स्टेट, कहना या बताना। स्टेट। वाक्य देखते हैं। पहला, द स्पीकर इनंसिएटेड ईच वर्ड केयरफुली सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। हाँ। वक्ता ने हर शब्द का बहुत ध्यान से और साफ उच्चारण किया ताकि सब समझ सकें। ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा? दूसरा, शी इनंसिएटेड हर ओपिनियन विथ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द मीटिंग। अच्छा। उसने मीटिंग में अपनी राय पूरे आत्मविश्वास के साथ एकदम स्पष्ट रूप से रखी। बहुत बढ़िया। इनंसिएट कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए आगे। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेवेंथ वर्ड नाउ। सातवां शब्द है इनकम्ब्रेंस, ENCUMBRANCE, इनकम्ब्रेंस। इनकम्ब्रेंस, बात रे, ये तो सुनने में ही भारी लग रहा है। बोझ जैसा। हाँ। मतलब भी वही है। इनकम्ब्रेंस का हिंदी मतलब है बोझ, बाधा, रुकावट। अच्छा। कोई ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोके या आप पर बोझ बन जाए। समझ गए। जैसे बहुत सारा सामान लेकर ट्रैवल करना एक इनकम्ब्रेंस हो सकता है। बिल्कुल।
इंग्लिश मीनिंग है समथिंग दैट बर्डन्स और प्रिवेंट्स प्रोग्रेस, कोई चीज जो बोझ डाले या तरक्की में बाधा बने। ठीक है। और सिनोनिम्स? सिनोनिम्स हैं बर्डन, बोझ, बर्डन, हिंड्रेंस, बाधा, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, रुकावट, ऑब्स्टिकल, लोड, भार, लोड। ये सब मिलते जुलते हैं। उदाहरण? पहला, his mounting debts became a major encumbrance to his future plans. ओह, मतलब उसके बढ़ते हुए कर्जे उसकी आगे की योजनाओं के लिए एक बहुत बड़ा बोझ या बाधा बन गए। ये तो दुख की बात है। और दूसरा? दूसरा भाई जो आपने कहा, traveling with too much luggage can be an encumbrance. हाँ, बहुत ज्यादा सामान के साथ सफर करना बोझ या बाधा बन सकता है। बिल्कुल सही। कम सामान, आसान सफर। चलिए 8वें शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 8th वर्ड नाउ। 8वां शब्द है elapsed. 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 इलैप्स्ड, ये टाइम से रिलेटेड है क्या? टाइम इलैप्स हो गया। एकदम सही। elapsed का इस्तेमाल सिर्फ समय के लिए होता है। इसका हिंदी मतलब है बीत गया, गुजर गया, व्यतीत हुआ। अच्छा, जैसे हम कहते हैं इतना वक्त बीत गया। इंग्लिश मीनिंग? इंग्लिश मीनिंग है ऑफ टाइम, टू पास बाय, समय का गुजर जाना। टू पास बाय। ठीक है। सिनोनिम्स? सिनोनिम्स है पास्ट, गुजरा हुआ, पास्ट, गॉन बाय, बीत गया, गॉन बाय, स्पेंट, बिताया हुआ, स्पेंट, ट्रांसपायर्ड, TRANSPIRED, मतलब घटित हुआ या बीता हुआ। ट्रांसपायर्ड। नया है ये, वाक्य में कैसे यूज होगा? पहला उदाहरण, 3 hours elapsed before the rescue team arrived. अच्छा, बचाव दल के पहुंचने से पहले 3 घंटे बीत चुके थे। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, many months had elapsed since they last saw each other. उन्हें एक दूसरे को आखिरी बार देखे हुए कई महीने गुजर चुके थे। सही बात है। समय कितनी तेजी से इलैप्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता। चलिए अब 9वें शब्द पर आते हैं। Alright, we are on our 9th word now. 9वां शब्द है एड्यू, ADIEU, एड्यू। Adieu, ये तो फ्रेंच लग रहा है। मतलब अलविदा। हाँ, ये फ्रेंच भाषा से आया है। इसका मतलब है विदाई या अलविदा, गुड बाय या फेयरवेल जैसा ही है। अच्छा। पर ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल या इमोशनल विदाई के लिए यूज होता है। हाँ। खासकर जब कोई लंबे समय के लिए जा रहा हो। अच्छा, मतलब फाइनल वाली विदाई जैसा। इंग्लिश मीनिंग क्या है? इंग्लिश मीनिंग सीधा सा है, गुड बाय, फेयरवेल। गुड बाय, फेयरवेल। ठीक है। सिनोनिम्स? सिनोनिम्स भी वही हैं, गुड बाय, गुड बाय, फेयरवेल, फेयरवेल, पार्टिंग, बिछड़ना, पार्टिंग, लीव टेकिंग, विदा लेना। लीव टेकिंग। ठीक है, वाक्य देखते हैं। पहला, he waved adieu to his friends from the train window. हाँ, उसने ट्रेन की खिड़की से अपने दोस्तों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा, अड्यू कहा। ये तो फिल्मों जैसा सीन लग रहा है। और दूसरा? दूसरा, the letter ended not with yours truly but with a simple adieu. ओहो, मतलब चिट्ठी के आखिर में आपका भवदिया नहीं लिखा था, बस लिखा था अड्यू, अलविदा। इससे लगता है कि शायद वो दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं रख रहे। अड्यू। चलिए अब आते हैं हमारे आज के आखिरी 10वें शब्द पर। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 10th वर्ड नाउ। और 10वां शब्द है flabbergasted. 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 बोलने में मजा आता है। फ्लैबरगास्टेड। हाँ, मजेदार तो है। इसका मतलब क्या है? कुछ हैरान होने जैसा, भौचक्का रह जाना। बिल्कुल। फ्लैबरगास्टेड का हिंदी मतलब है हक्का बक्का रह जाना, भौचक्का रह जाना या बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। अच्छा, जब आप इतने हैरान हो जाएं कि कुछ बोल ही ना पाएं। समझ गई। जैसे किसी ने उम्मीद ही ना की हो और कुछ बड़ा हो जाए। इंग्लिश मीनिंग? इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड, बहुत ज्यादा हैरान या स्तब्ध। एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड। ठीक है। सिनोनिम्स? सिनोनिम्स हैं astonished, अस्टोनिश्ड, amazed, अमेज्ड, stunned, जैसे सन रह जाना, स्टन्ड। हाँ, dumbfounded, DUMBFOUNDED, मतलब हैरानी से बोलती बंद हो जाना। डम्बफाउंडेड। क्या बात है। वाक्य देखते हैं। पहला, she was flabbergasted when they announced she had won the first prize. हाँ, जब घोषणा हुई कि उसने पहला इनाम जीता है तो वो एकदम हक्का बक्का रह गई, flabbergasted हो गई। ये तो कोई भी हो जाएगा। और दूसरा? दूसरा, the flabbergasted audience watched in silence as the magician made the elephant disappear. अरे वाह, हक्का बक्का दर्शक चुपचाप देखते रहे जब जादूगर ने हाथी को ही गायब कर दिया। ये तो सच में फ्लैबोगैस्टेड कर देने वाला काम है। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। मजा आया सीखकर? हाँ, शब्द तो मजेदार थे, लेकिन अब सवाल ये है कि ये याद कैसे रहेंगे? अरे हाँ, उसके लिए तो हमारी कहानी है ना। बिल्कुल।
तो अब सुनते हैं वो कहानी। मैं तैयार हूँ। तो कहानी है एक स्कूल टीचर की, मिस्टर शर्मा। बहुत ही अनुभवी टीचर थे, समझदार थे, लेकिन कभी-कभी ना क्लास का शोरगुल उन्हें बहुत एग्जैस्परेट कर देता था। हाँ, मतलब चिढ़ा देता था। बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। सही बात है। एक दिन तो कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें इतना इन्फ्यूरिएट कर दिया, मतलब इतना गुस्सा दिला दिया कि बस ओहो, फिर? उन्होंने सोचा आज तो इन्हें सबक सिखाना ही है। पर डांटने के बजाय उन्होंने अपनी एक पुरानी जादुई कहानियों की किताब निकाली। जादुई किताब, वाह। हाँ, कहते थे कि वो किताब सुनने वालों को एंथ्रॉल कर लेती थी, मतलब एकदम मोह लेती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने किताब खोली, पूरी क्लास एकदम शांत। किताब में सुनहरे अक्षरों में कहानियां लिखी थी। ऐसा लगता था मानो ज्ञान के मोती उसमें एम्बेड किए गए हों, जड़े हुए हों। इम्बेड, हाँ, जैसे जड़ देना। उन्होंने कहानी सुनाई कि कैसे छोटी छोटी गलतियां, अनुशासनहीनता धीरे धीरे अच्छी आदतों को इरोड कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। इरोड मतलब क्षरण करना, भरोसे की तरह। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। उसमें एक राजा था जो नियमों का महत्व समझा रहा था, और मिस्टर शर्मा ने हर शब्द को इतने साफ तरीके से इनंसिएट किया। इनंसिएट, स्पष्ट बोलना। हाँ, कि हर बच्चा बस ध्यान से सुनता रहा। कमाल है। कहानी से सिखा रहे थे? हाँ, उन्होंने समझाया कि पढ़ाई या नियम कभी एनकम्ब्रेंस नहीं लगने चाहिए, बोझ नहीं लगने चाहिए। इनकम्ब्रेंस, बोझ या बाधा, सही है। उन्होंने कहा, बच्चों, ज्ञान बोझ नहीं, पंख होता है। बच्चे कहानी में इतने खो गए कि पता ही नहीं चला कब पूरा पीरियड इलैप्स हो गया, इलैप्स्ड, बीत गया। हाँ। और तभी मिस्टर शर्मा ने मजाक में कहा, और हाँ, टाइम पर सोया करो, वरना सुबह लगेगा अरे रात तो अभी इलैप्स ही नहीं हुई। सब बच्चे हंस पड़े। कहानी में चुटकुला बढ़िया था। फिर कहानी के आखिर में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, एक तरह का मोटिवेशनल कोट था। अच्छा। क्या? उन्होंने कहा, बच्चों, याद रखना, नॉलेज वंस एम्बेडेड इन योर हार्ट कैन नेवर इरोड। लर्न विद पैशन, लिव विद पर्पस। वाह, ज्ञान जो एक बार दिल में बस जाए वो कभी खत्म नहीं होता। जुनून से सीखो, उद्देश्य से जियो। बहुत खूब। हाँ, ये बात बच्चों के मन में बैठ गई। जरूर बैठी होगी। फिर अगले हफ्ते स्कूल असेंबली में प्रिंसिपल सर ने अनाउंसमेंट किया कि मिस्टर शर्मा रिटायर हो रहे हैं। क्या? अचानक? हाँ, ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स और बाकी टीचर्स भी एकदम फ्लैबरगैस्टेड रह गए। हक्के बक्के, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। फ्लैबरगैस्टेड? हाँ, ये तो चौंकाने वाली खबर थी। बिल्कुल। फिर स्कूल के आखिरी दिन सबने भारी मन से मिस्टर शर्मा को अड्यू कहा। अड्यू, अलविदा। हाँ, मिस्टर शर्मा मुस्कुराए और बोले, अड्यू बच्चों, लेकिन मेरी सिखाई बातें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या बात है, इस कहानी में तो 10 शब्द आ गए, और कहानी भी अच्छी थी, वो कोट और जोक भी बढ़िया था। बिल्कुल, कोशिश यही थी कि कहानी से शब्द याद रह जाएं। हाँ, मुझे लगता है अब ये याद रहेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से आज के 10 शब्द दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहला था एग्जैस्परेट, चिढ़ाना, फिर इन्फ्यूरिएट, बहुत गुस्सा दिलाना, एंथ्राल, मोह लेना, मंत्रमुग्ध करना, इरोड, धीरे धीरे खत्म होना, क्षरण होना, एम्बेड, जड़ देना, स्थापित करना, इनंसिएट, स्पष्ट बोलना, एनकम्ब्रेंस, बोझ, बाधा, इलैप्स्ड, बीत गया समय, अड्यो, विदाई, अलविदा, और आखिर में फ्लैबरगास्टेड। हक्का बक्का रह जाना। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। हाँ, पूछिए। आज जो हमने 10 शब्द सीखे, उनमें से कौन सा शब्द आपको सबसे दिलचस्प लगा? ये सबसे मजेदार लगा। या फिर क्या आपकी लाइफ में भी कोई मिस्टर शर्मा जैसा टीचर रहा है जिसने कुछ अलग तरीके से सिखाया हो? हमें अपने जवाब जरूर बताइएगा, कमेंट्स में लिख सकते हैं। हाँ, इंतजार रहेगा। और हाँ, वो कैब भैया के और भी ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए शब्दों के साथ।